फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर जी। आज हम लोग एक हिस्ट्री के एक लेक्चर कवर करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि मौर्य वंश और उसके जितने भी शासक थे और जिस प्रकार की मौर्य अवस्था में शासन प्रणाली थी और जितने भी मौर्य काल से हमारे जो प्रश्न बन सकते थे वो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। तो जो मौर्य वंश है उसके बाद हमारा कौन सा काल आता है, हमारा मौर्योत्तर काल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पिछले वीडियोस में आपको डिफाइन किया हुआ है इसके बारे में, तो उसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से एक बार उसको देख लेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी आपका बना रहे। तो एक बार फिर से हम लोग इस काल को हम लोग थोड़ा सा बोल सकते हैं कि क्विक रिविजन टाइप का करेंगे कि जो मौर्योत्तर काल है, जो मौर्य काल के बाद क्या आता है आपका मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में कैसे कैसे शासक हुए, क्या हुए, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, लेकिन हम लोग उसी क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। एक एक शासक को, जो इम्पोर्टेंट शासक है, एक एक वंश को, कि उससे क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं या फिर बने हैं, ये भी आपको बताते चलूंगा कि कुछ काफी इंपॉर्टेंट इसमें वनडे एग्जाम्स के जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो हम लोग उनसे डील करते हुए चलेंगे। तो एक क्विक रीजन देख लेंगे कि जो शासक थे, जो मौर्योत्तर काल में जो शासक हुए वो दो प्रकार के शासक हुए। एक तो आपके हुए देशी शासक और दूसरे क्या विदेशी शासक। मतलब कि जो देशी शासकों के साथ साथ कुछ विदेशी शासकों ने भी इस काल में क्या किया है, शासन किया है। तो उनके बारे में एक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देशी शासकों में तीन शासक का, जो तीन बोल सकते हैं कि तीन वंश का नाम आता है। कौन कौन सा है? सबसे पहला जो वंश है वो आपका आएगा सुंग वंश, ठीक है। दूसरा है आपका कर्ण वंश, तीसरा है आपका सातवाहन वंश। तीनों का आप क्रम याद रखेंगे, सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। कई बार इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनके संस्थापक कौन है करके, तो याद रखेंगे आप। सुंग वंश के संस्थापक कौन है? आपके पुष्यमित्र सुंग हुए। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक हुए कौन? तो सिमु। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो सातवाहन वंश है उसके वास्तविक संस्थापक के बारे में एक दो बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे कि सातवाहन वंश के जो वास्तविक संस्थापक हुए वो आपके कौन? तो सतकर्णी प्रथम हुए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है ना कि अगर आपसे सीधे अगर पूछा जाए कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है तो आएगा आपका सिमुक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन होगा तो आपका सतकर्णी प्रथम होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगर विदेशी शासकों की बात करें तो इसमें आपके चार वंश आएंगे। पहला है आपका हिंदू यूनानी वंश, इसी को भी क्या बोलते हैं, आपको कई जगह आपको यवन वंश भी बोला गया, तो आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आपका शक वंश, तीसरा है आपका पहलव वंश और चौथा है आपका कुषाण वंश। इनसे कई बार सीधे सीधे प्रश्न या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये शासक कहाँ से आए भारत में, तो ये आप पहले याद रखेंगे। आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इनसे जो वन लाइनर जो फैक्ट बनता है वो ये है कि ये शासक कहाँ से आए। याद रखेंगे जो हिंद यानी जो वंश है ये कहाँ से है आपका मिडिल एशिया, फिर जिसको बोलते हैं मध्य एशिया से आए। वैसे शक वंश ये भी कहाँ से आए, तो ये भी मध्य एशिया से आए हैं। और जो आपका पहला वंश है ये आपके कहाँ से आए, तो आपका ईरान से आए हैं। मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो पहला वंश है वो कहाँ से है, आपका ईरान से है। और जो कुषाण वंश है ये कहाँ से, आपका चीन से। ये काफी इंपॉर्टेंट वंश है आपका कुषाण वंश, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें कई इंपॉर्टेंट शासक आए जैसे कि कनिष्क काफी इंपॉर्टेंट शासक है। और इससे भी देखेंगे कि दो फैक्ट बने कि कुषाण वंश के संस्थापक पूछा गया है तो ये कौन है आपका वुडफिशस। कौन है आपका वुडफिशस आएगा। और अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो वो आपका क्या आएगा, कनिष्क आएगा। तो जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने एक मैथ में शॉर्टकट में जो पढ़े, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं कि जो देशी शासक और विदेशी शासकों के बारे में, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट करके आपको बताई है, ये ऐसा है कि कई बार वनडे एग्जाम से पूछे गए हैं और मोस्टली मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं। तो ये आप इनको बेशक याद रखें। इसके बाद हम लोग एक एक वंश को अलग से पढ़ेंगे ताकि जो इसके जो प्रमुख शासक है और उन्होंने जो भी काम किया है तो उनसे अगर जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला जो आपका हमारा वंश आता है वो आपका आता है सुंग वंश। तो सुंग वंश यहाँ से देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। सुंग वंश की स्थापना कैसे होगा, आप याद रखेंगे कि अभी कौन सा काल चल रहा है, मौर्योत्तर। इससे पहले कौन सा काल चल रहा था, हमारा मौर्य काल चल रहा था, मौर्य वंश। तो जो मौर्य वंश के आप बोल सकते हैं जो अंतिम शासक हमने पढ़ा था वो कौन थे, वृद्धर्थ थे। तो जो वृद्धर्थ का एक सेनापति था जिसका नाम था क्या, तो पुष्यमित्र शुंग। तो यह वृद्धर्थ का सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग। और आगे चल के इसी सेनापति ने वृद्धर्थ की क्या कर दी, हत्या कर दी। यह ध्यान रखेंगे।
सब चीज क्या होता है, हिस्ट्री में एक चीज क्या होता है कि हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो वही चीज है कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, वृहदर्थ के बारे में पढ़ा था मौर्य वंश में। तो वृहदर्थ की हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। और किसकी स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। और राजधानी अपना कहाँ बनाया थी, इसकी राजधानी थी कहाँ, तो आपकी विदिशा में। ये आप ध्यान में रखेंगे। जो शुंग वंश के जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, इसके बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है किसे, तो आपका पुष्यमित्र शुंग को। ये भी आया हुआ आपका क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, एक पूछा गया है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो भरहुत स्तूप का निर्माण भी किसने कराया, आपका पुष्यमित्र शुंग ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भरहुत स्तूप है कहाँ, तो ये है आपका कहाँ, तो आपका मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे किससे, पुष्यमित्र शुंग से। आगे चल के शुंग वंश में कई शासक हुए, लेकिन इसके बाद जो एक प्रबल शासक हुआ जिसके काम को याद रख सकते हैं या फिर जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो था आपका कौन, तो भागभद्र। याद रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट शासक है। ये 9वां शासक था आपका शुंग वंश का, कौन, तो भागभद्र। भागभद्र ने क्या किया, तो इसने क्या करा, आपका गरुड़ स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया है, आपका गरुड़ स्तंभ। तो याद रखेंगे गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया है, तो भागभद्र ने। अब ये गरुड़ स्तंभ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो गरुड़ स्तंभ इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि हिंदू धर्म का क्या है, आपका पहला स्तंभ। तो याद रखेंगे, तो आपका हिंदू धर्म का पहला स्तंभ क्या है, आपका गरुड़ स्तंभ। और इस गरुड़ स्तंभ को बनवाया किसने है, तो भागभद्र ने। यहां तक कंप्लीट हुआ। सेकेंड चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने क्या किया है, अश्वमेध यज्ञ करके वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। यह पहला शासक था किसका, पुष्यमित्र शुंग का, जिसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करके जो वैदिक धर्म है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इसके बाद देखेंगे कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य का स्थापित करने का श्रेय। याद रखेंगे, मगध में ब्राह्मण राज्य स्थापित करने का श्रेय भी किससे आता है, आपका भागभद्र। तो कुल मिला के ये जो ब्राह्मण समाज है, वैदिक सभ्यता, इसको लाने का प्रयास किया है। ये तो पूरा वंश ने आखिर यही काम किया है, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका, भागभद्र का भी एक रोल रहा है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और इस वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन सा, आपका देवभूति हुए, ठीक है। याद रखेंगे प्रथम शासक या फिर संस्थापक पूछा है शुंग वंश का, तो वो कौन है, आपके पुष्यमित्र शुंग है। नाम से आपको स्पष्ट है। ये कैसे बने, तो वृहदर्थ की हत्या करके, ठीक है। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये जो फैक्ट है कि भारत का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना है। और उसके बाद जो भागभद्र जो आपका 9वां शासक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतने फैक्ट्स आपके शुंग वंश से क्या है, निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी हद तक पूछे जा सकते हैं। और पूछे गए क्वेश्चन जितने भी आपको बताए हैं, इससे बाहर का आपका नहीं आएगा। और जो अंतिम शासक कौन हुए, तो देवभूति। ये भी आप याद है, किसी भी वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक आपको डेफिनेटली याद रखना है। उसके बीच में जितने भी आपके महत्वपूर्ण शासक आते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो शुंग वंश के बाद हमारा जो दूसरा वंश आएगा वो कौन सा, आपका कण्व। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे आपके देवभूति। और आगे चल के देवभूति की हत्या किन्होंने कर दी, तो वासुदेव ने। और हत्या करके कौन से वंश का स्थापना किया, तो कण्व वंश। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था, ये भी पढ़ा था कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, आपके वासुदेव। वासुदेव संस्थापक कैसे बने, कि इन्होंने किसकी हत्या कर दी, जो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति की। हर चीज क्या करेगा, आपका आपस में इंटरलिंक रहेगा। और ऐसे ही आपको क्रम वाइज पढ़ना है, तो आपको दिमाग में चीजें याद रहेंगी और बैठ जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद जो कण्व वंश है, इसका अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा। इसमें कण्व वंश में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद रखने लायक, बस आप इतना याद रखेंगे कि इसका संस्थापक कौन थे, वासुदेव। इन्होंने किसकी हत्या की थी, शुंग वंश के अंतिम शासक किसकी, देवभूति की। और कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन हुए, तो सुशर्मा। अब ये जो अंतिम शासक है, मतलब इनकी भी हत्या की जाएगी, तब ना आगे वंश आएगा। तो सुशर्मा की हत्या किसने कर दी, सिमुक ने। और कौन से वंश की स्थापना की, तो सातवाहन वंश की। जैसे मैं पहले आपको बताया था कि सातवाहन वंश है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए, खासकर वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वंश है, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, आपके सिमुक। सिमुक ने किसकी हत्या करके वंश की स्थापना की, तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की। ये आपका फिर इंटरलिंक हो गया। अब चूंकि इन्होंने हत्या किया तो संस्थापक भी कौन होंगे, सिमुक होंगे। लेकिन इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक कहलाए
वो कौन थे? सतकर्णी प्रथम। वास्तविक संस्थापक मतलब जो जिसका इस वंश को आगे ले जाने में या फिर जो काफी बड़ा योगदान रहा, वो थे कौन थे? आपका सतकर्णी प्रथम। इसलिए सतकर्णी प्रथम को क्या बोला गया? इस वंश के वास्तविक संस्थापक बोला गया। इसके बाद देखेंगे कि यज्ञ की बात की थी हम लोगों ने, तो यज्ञ के मैटर में इन्होंने 2 यज्ञ कराए हैं। इन्होंने सतकर्णी प्रथम ने, एक क्या आपका कौन सा? राजसूय यज्ञ, और दूसरा आपका अश्वमेध यज्ञ। याद रखेंगे, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि ये ऐसे शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को 2 बार कराया, और साथ ही साथ एक बार कौन सा यज्ञ कराया? तो राजसूय यज्ञ कराया, ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि जो सातवाहन वंश है, इसकी राजधानी की बात करें तो सातवाहन वंश का 2 राजधानी हुआ। एक आपका क्या है? तो प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका क्या है? तो अमरावली। तो ये 2 राजधानी आपका किसका? तो सातवाहन वंश का, ये आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें का कि यहाँ के शासक स्वयं को क्या बोलते थे? कि मैं देवताओं के बराबर हूँ। ये क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, किसी भी घटना चक्र में 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग स्टेट में, यूपीएससी, कहीं भी स्टेट, पीसीएस, एसएससी, कहीं भी, कि मैं देवताओं के बराबर हूँ, ऐसा किस वंश के शासक मानते थे? तो वो है आपका सातवाहन वंश के। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने सभी शासकों, इस वंश के सभी शासकों ने आंध्र मृत्यु तथा आंध्रभृत की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे, आंध्र मृत्यु तथा आंध्रभृत की उपाधि धारण की थी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज है जो है आंध्र भोज, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आंध्र भोज की उपाधि है वो कृष्णदेव राय ने धारण की थी। मध्यकालीन में आपका जो भारत है उसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा टर्म आ रहा है इसलिए हम लोग उसको रिकॉल कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आंध्र मृत्यु या फिर आंध्रभृत की उपाधि किन्होंने? तो सातवाहन वंश के सभी शासकों ने धारण की। लेकिन अगर हमसे पूछा है कि आंध्र भोज की उपाधि किन्होंने धारण की, तो वो है आपके कृष्णदेव राय। काफी इंपॉर्टेंट है आपके दोनों उपाधि, याद रखेंगे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है कि भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के, कांच के शीशे के सिक्के किन्होंने चलाए? तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलाए गए। और देखेंगे इन्होंने ग्रामदान या फिर भूमिदान प्रथा की शुरुआत की। रिसेंट में ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ग्रामदान या भूमिदान की जो प्रथा है, जो कि सातवाहन वंश से शुरुआत किया गया, इसको क्या कहा जाता है? याद रखिए, इसको क्या बोला जाता है? आपका अग्रहार बोला जाता है। अब अगर आप नोट कर रहे हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा गया, वो एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसे क्या बोला जाता है? तो अग्रहार बोला जाता है, याद रखेंगे इसको। इस वंश के प्रमुख अभिलेख में एक आता है, आपका आता है नानाघाट अभिलेख। आपने सुना भी होगा नानाघाट अभिलेख, जिसे किसने लिखवाया था? आपका सतकर्णी प्रथम ने लिखवाया। किसके लिए? तो अपने पत्नी के लिए। अब यहाँ से देखेंगे नानाघाट अभिलेख से आपका 3-4 प्रश्न बन जाता है। आप अगर कोरिलेट करके पढ़ने के प्रयास करते हैं तो पहला चीज तो नानाघाट अभिलेख कौन से वंश से संबंधित है? आपका सातवाहन वंश से संबंधित। पहला क्वेश्चन, नानाघाट अभिलेख किसने लिखवाया? तो सतकर्णी प्रथम ने लिखवाया। किसके लिए लिखवाया? तो अपने पत्नी के लिए लिखवाया। और ये कहाँ है नानाघाट अभिलेख? तो ये आपका कहाँ? तो पुणे में। ये भी आपका, तो 4 प्रश्न आपका नानाघाट अभिलेख से बनते हैं और किसी भी तरह से आपको फंसा के क्वेश्चन पूछ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट अभिलेख है आपका नानाघाट अभिलेख। इसके बाद देखेंगे कि इस काल के बहुत सारी गुफाएं खुदवाई गई। इस सातवाहन काल में याद रखेंगे बहुत सारी गुफाएं खुदवाई गई। उसमें जो सबसे पुरानी गुफा अगर पूछा गया हुआ है आपको कौन सा है? तो कार्ले की गुफा है। कौन सी गुफा है? तो कार्ले की गुफा है। और याद रखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैत्य है वो भी आपका क्या होता है? तो कार्ले का चैत्य। तो दोनों को कोरिलेट करके आप याद रखेंगे कि सबसे पुरानी गुफा कार्ले की गुफा और जो सबसे पुराना चैत्य होता है वो आपका कौन सा है? तो कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य बेसिकली आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो सातवाहन वंश के जो शासक थे ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, फिर कौन से धर्म का पालन करते थे? तो याद रखेंगे आपका ये बौद्ध धर्म के आपके अनुयायी थे। याद रखेंगे सातवाहन वंश के शासक किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। और इनकी जो समाज व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था। मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था हमने पहले ही पढ़ा कि मतलब इस वंश के या फिर इस वंश के जितने भी लोग थे, शासक थे, वो अपने नाम के आगे अपने माँ का नाम का उपयोग करते थे। तो ऐसे शासन या फिर ऐसे समाज व्यवस्था क्या बोलते हैं हम लोग? मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था।
तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जो सातवाहन वंश से बेसिकली हमको मिले और जितने भी हम लोगों ने पीछे भी 2-3 वंश पढ़े उससे मिले, तो सारे चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये था आपका जो मौर्योत्तर काल का पहला पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली एक ओवरव्यू किया है किसके बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में। और जो देसी शासक थे हमारे जो इस मौर्योत्तर काल की, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी किए हैं कि जितने भी क्वेश्चन वहाँ से जो वन लाइनर फैक्ट है फिर जितने फैक्चुअल प्रश्न वहाँ से बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। इसके बाद इसी में एक हम लोग लेके आएंगे जो सेकंड लेक्चर होगा वो होगा हमारे विदेशी शासकों के ऊपर। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विदेशी शासक जो कि भारत में आकर इस काल में क्या किए, यहाँ पे शासन किए हैं और कुछ जो उनके द्वारा कृत या फिर जो काव्य हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे को हम लोगों ने मौर्यकालीन जो बोल सकते हैं मौर्योत्तर काल की जो नेक्स्ट लेक्चर सेकंड पार्ट है उसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को नोट डाउन जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।